लो आ गया हूं दोस्तों, फिर से आप लोग के सामने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। नेपाल के पॉलिटिकल क्राइसिस ने एक नया मोड़ ले लिया है। रिसेंटली आपको पता होगा कि नेपाल की पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया है वहां की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी के द्वारा। और यहाँ पे पिक्चर आप लोग देख सकते हैं कि चाइना जो है वो नेपाल और पाकिस्तान को अपने जेब में लेके घूमता है। हम लोग बात करें केपी शर्मा ओली की, तो इनका संबंध जो है वो है कम्युनिस्ट पार्टी से, जो कि मेल खाती है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से। तो जानेंगे हम लोग पूरी खबर के बारे में कि यहां पर पार्लियामेंट को डिसॉल्व क्यों कर दिया गया है और नेपाल ने अब तक कितनी बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। देखिए, नेपाल एक ऐसा कंट्री है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा है। नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं रहा और इसने अब तक 7 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया है। 1948 से इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया, फेलियर हुआ बार बार, लेकिन 2018 में अब जो कॉन्स्टिट्यूशन रन कर रहा है वो ये माना जा रहा है कि कहीं हद तक वो ठीक है। यहां तक कि हम लोग पाकिस्तान की भी बात करें तो पाकिस्तान ने 4 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया है। यहां पे हम लोग न्यूज देख सकते हैं द हिंदू की कि नेपाल की प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व कर दी है पार्लियामेंट को और अनाउंस किए हैं मिड टर्म पोल्स इन नवंबर। तो 12 और 19 नवंबर जो है वो इसमें डेट अनाउंस की गई है। हुआ क्या है रिसेंटली, केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, इनको 30 दिन का समय दिया गया था अपना बहुमत साबित करने के लिए और उसकी डेडलाइन थी फ्राइडे। ये बहुमत साबित करते उससे पहले ही ये क्या प्रेसिडेंट के पास में पहुंच गए और अपना बहुमत ये साबित करने वाले थे। इसके साथ में ही जो विपक्ष नेपाली कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे शेर बहादुर देउबा, वो भी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मेरे पास में 149 जो सांसद हैं उनका जो दावा है वो है। तो ये लेटर जो है वो प्रस्तुत किया, लेकिन विद्या देवी भंडारी ने ये अनाउंस कर दिया कि अब मिड टर्म इलेक्शन जो हैं वो करवाए जाएंगे। तो स्टडी ग्लॉस आप लोग के लिए लेके आता है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि नेपाल के पार्लियामेंट के बारे में। देखिए, नेपाल की जो पार्लियामेंट है ये पहली फेडरल पार्लियामेंट है, क्योंकि 2018 के अंदर ही इसको फ्रेम किया गया है। इसका जो टाइप है वो है बाई कैमरल, मतलब द्विसदनीय व्यवस्था यहां पर है। जैसे हम लोग देखते हैं भारत के अंदर राज्यसभा और लोकसभा, वैसे ही नेपाल के अंदर है नेशनल असेंबली और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। नेशनल असेंबली को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं राज्यसभा के साथ में, और लोअर हाउस मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग लोकसभा के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि नेपाल के अंदर जो पावरफुल हाउस है जहां पर बहुमत साबित करना होता है वो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसको फाउंड किया गया था 5 मार्च 2018 को और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट रोल में है वो है यहाँ की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, और इन्होंने अपना पद संभाला था 29 अक्टूबर 2015 को। वाइस प्रेसिडेंट है नंद किशोर पुन, चेयरमैन है नेशनल असेंबली के वो है गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, स्पीकर जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के वो है अग्नि प्रसाद सबकोटा। तो हमने थोड़ा सा इसका ब्रीफ देख लिया है। हम लोग बात करें नेपाल के पार्लियामेंट के बारे में तो 2 हाउसेज वहां पर हैं। एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो हम लोग इसके बारे में यहां पर बात करने वाले हैं। 275 सीट्स यहां पर है। यदि आपको बहुमत साबित करना है और सरकार बनानी है तो इसका 50% प्लस 1 सीट जो है वो आपको जीतनी पड़ेंगी, या हम लोग कहें कि 137 या 138 सीट जो है वो आपके फेवर में होनी चाहिए, तब जाकर आप क्या बना पाएंगे, सरकार बना पाएंगे, गवर्नमेंट जो है उसको फ्रेम कर पाएंगे। यहां पर वोटिंग का जो सिस्टम है वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब अग्रता ही विजेता। जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं वो ही इसमें विजेता घोषित की जाती है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया है। चलिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी देख लेते हैं। नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में 35 पार्ट्स हैं, 308 आर्टिकल्स हैं और 9 शेड्यूल हैं। इसको कंपेयर करें इंडिया के साथ में तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 22 तो पार्ट हैं, 395 जो है वो है आर्टिकल और 12 शेड्यूल, यानी कि 12 जो हैं वो हमारे पास में क्या है, शेड्यूल्स हैं। ठीक है, देखिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाया गया था वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बनाया गया था और उसमें जो मेंबर्स थे वो थे 389 मेंबर्स, जबकि
नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन को भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया है, लेकिन पहली जो इनकी असेंबली थी वो फेल हो गई थी, जबकि दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिसमें 598 मेंबर्स थे, इसके द्वारा इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। लेकिन नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन 7 बार बनाया जा चुका है, अपने आप में बहुत ही ताज्जुब की बात है। देखिए 7 बार बनाना ये भी अपने आप में टिपिकल टास्क है। मतलब यहां से एक कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो बार बार फेल कर रहा है, क्योंकि आपके पास में वो दूरदर्शिता नहीं है कि हमारे देश के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ठीक रहेगा। जबकि आप लोग भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए, 1949 के अंदर ये इंप्लीमेंटेशन के अंदर आया और अब तक कहीं पर भी हमें ये जरूरत महसूस नहीं हुई कि हम पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको रिप्लेस कर दे। पाकिस्तान ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 4 बार बनाया है। स्टेटमेंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट दिया कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जाए, और वहां पर एक प्रोविजन है कि आर्टिकल नंबर 76 के सब क्लॉज 7 में ये लिखा हुआ है कि आपको मेजोरिटी जो है वो वहां पर दिखानी पड़ेगी, और जब आपके पास में मेजोरिटी होगी तब आप अपने सरकार बना सकते हैं। और वहां पर मिड टर्म जो पोल्स हैं उसको अनाउंस कर दिया गया 12 नवंबर और 19 नवंबर को। एक बार हम लोग वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 76 को भी देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग के अंदर ये पॉइंट जो हैं वो हमको हेल्प करते हैं। जैसे वहां के प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं उस प्राइम मिनिस्टर को जिसके पास में मेजोरिटी होती है। मेजोरिटी का हमने पहले भी देखा कि 275 यदि टोटल सीट्स है तो आपको 138 जो है सीट्स अपने फेवर में करनी होगी। यदि हम लोग इसके सब क्लोज 7 की बात करें तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनको अपॉइंट किया जाएगा जिसके पास में क्या है, मेजोरिटी है, और वो क्या 30 दिन तक, देखिए 30 दिन तक वो क्या बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, और 30वें दिन अंतिम दिन तक उनको बहुमत साबित करना होता है। यदि मान लीजिए बहुमत साबित कर दिया तो ठीक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही 6 महीने तक वो अपने प्रधानमंत्री पद पर रह सकते हैं और फिर उनको शपथ लेना जरूरी है। चलिए अभी नेपाल के जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसमें क्या ड्रामेटिकल टर्न आया वो हम लोग देख लेते हैं। फ्राइडे को क्या हुआ कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जो कि संबंध रखते हैं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से, इन्होंने कहा कि मेरे पास में जो है वो 121 मेंबर जो हैं वो मेरे पक्ष में हैं। इसके साथ में जनता समाजवादी पार्टी के 32 मेंबर जो हैं वो मेरे पक्ष में हैं। ठीक है, तो इसके साथ में हम लोग सरकार बनाना चाहते हैं और ये दावा प्रस्तुत करने के लिए वो प्रेसिडेंट के पास में पहुंच गए। दूसरी तरफ हम लोग बात करें यहां पे शेर बहादुर देवबा की, तो शेर बहादुर देवबा जो थे वो भी अपना दावा जो थे वो प्रस्तुत करने के लिए पहुंच गए। कहां पर, प्रेसिडेंट के सामने। 149 जो उनकी फेवरेबल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनको लेकर। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि 153 जो सीट्स है वो केपी शर्मा ओली के पास में थी, जबकि 149 थी किसके पास में, शेर बहादुर देवबा के पास में। और केपी शर्मा ओली को सपोर्ट किया था जनता समाजवादी पार्टी ने, और उसको चेयर करते हैं महंता ठाकुर। तो ये जो है वो इसको चेयर करते हैं। तो दोनों जो थे वहां पे अपना बहुमत साबित करने के लिए पहुंच गए, लेकिन विद्यादेवी भंडारी ने काफी दिनों से, हो सकता है कि ये सोच रखा हो कि नेपाल के अंदर अब इलेक्शंस करवाने जरूरी है, उसी से ये डिसाइड होगा। इसलिए इलेक्शंस जो थे वो अनाउंस किए गए 12 और 19 नवंबर को, जिसका रिजल्ट क्या निकला कि वहां की पार्लियामेंट को क्या कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। तो चलिए पूरे हम लोग इस ड्रामेटिकल चेंज के बारे में समझ चुके हैं। देखिए भारत और नेपाल के बीच में कुछ टेरिटरीज को लेकर डिस्प्यूट भी है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि काला पानी जो है उत्तराखंड के अंदर स्थित है, काला पानी है, लिम्पियादुरा है, लेपुलेख दर्रा है। तो इसको लेकर भारत और नेपाल के बीच में पॉलिटिकल जो है वो काफी ज्यादा प्रेशर रहता है। एक बार नेपाल ने काला पानी ये जो जगह है इसको अपने मैप में भी शो कर दिया था और इसको अपोज किया था फिर इंडिया ने। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, आपको बताना है कि द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड। इसका आंसर जो है वो मुझे आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर देना है, क्या इसका आंसर रहेगा। चलिए स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहेगा। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।